जय हिंद। जीनियर एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम निम्नलिखित रूपरेखाओं जैसे कि आज भूगोल के अंतर्गत हम इसके रूपरेखाओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जैसे कि देखा जाता है, पहला हम भूगोल की प्रस्तावना अर्थात उनका थोड़ा परिचय देखेंगे। ठीक है, प्रस्तावना। उसके पश्चात इनका भूगोल का अर्थ देखेंगे। फिर उसके पश्चात भूगोल के विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न रूपों से परिभाषित किया गया है, उनको देखेंगे। ठीक है, परिभाषाएं। फिर उसके पश्चात इनके प्रमुख शाखा एवं उपशाखाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रमुख शाखा एवं उपशाखा। ठीक है, इसके पश्चात हम इनके भूगोल की प्रकृति का अध्ययन करेंगे, अर्थात भूगोल का क्या कैसा स्वभाव है उनका अध्ययन करेंगे। भूगोल की प्रकृति एवं इसके साथ उनके विषय क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, विषय क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। फिर भूगोल के किन किन विज्ञानों के साथ संबंध है उनका अध्ययन करेंगे। भूगोल का विभिन्न विज्ञानों के साथ संबंध। ठीक है, उसके पश्चात भूगोल के प्रमुख महत्व को देखेंगे। अंतिम टॉपिक हमारा रहेगा भूगोल का महत्व, कि मानव जीवन में भूगोल का क्या क्या महत्व है, इनको देखेंगे। तो चलिए, ये हमारा रूपरेखा तैयार हो चुका है। अभी इनके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। चलिए, रूपरेखाओं के अंतर्गत हम प्रथम टॉपिक परिचय, भूगोल का परिचय देख लेते हैं। ठीक है, भूगोल का परिचय। ये भूगोल जो है अत्यंत प्राचीन विषय है। ये क्या है? यह एक प्राचीन विषय है। प्राचीन विषय है। देखो, भूगोल को प्राचीन विषय कहे जाने का कारण कि इनका अध्ययन बहुत पहले रामायण और महाभारत तथा अन्य पुराणों में देखा गया है। ठीक है, तो इनका इस कारण से इन्हें प्राचीन विषय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले जो प्राचीन विषय के नाम से जाना जाता है उनको पहले भूगोल के नाम से नहीं जाना जाता था। उनको पहले पर्वत, पठार, मैदान एवं द्वीपों के नाम से संबोधित किया जाता था। लेकिन हमारा भूगोल का जनक, ठीक है, हमारा भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। ठीक है, अब देखो, इनको जनक मानने के पीछे भी इनका बहुत बड़ा कारण है, अर्थात इन्होंने भूगोल के क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान दिया था। जैसे कि इन्होंने पृथ्वी की परिधि का गणना सटीक रूप से किया था, सटीक रूप से प्रस्तुत किया था। ठीक है, पहला। और इन्होंने विश्व मानचित्र की भी रचना की थी। विश्व मानचित्र की रचना किया था। देखो, जो अपना ये इरेटोस्थनीज है, उन्होंने पृथ्वी की अक्षांशीय झुकाव का गणना करने में यह प्रथम विद्वान था। ठीक है, जो इन्होंने पृथ्वी की अक्षांशीय झुकाव
झुकाव को सर्वप्रथम बताया था। ठीक है, और जो भूगोल शब्द और अन्य भौगोलिक शब्दों का उपयोग इन्होंने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। इस कारण इसे भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अब हम भूगोल में क्या अध्ययन करते हैं इनको देख लेते हैं। ठीक है, जो भूगोल में हमारा पृथ्वी है, इसके अंतर्गत हम विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि यहाँ महाद्वीपों के और महासागरों का विभिन्न रूपों में अध्ययन किया जाता है। अर्थात महाद्वीपों में पाए जाने वाले जैविक तत्व एवं अजैविक तथ्यों का अध्ययन करते हैं, और महासागरों में पाए जाने वाले जैविक तथ्यों, वनस्पति एवं अजैविक घटकों का अध्ययन करते हैं। उनमें होने वाली प्रतिक्रिया जैसे कि जलधाराएं, वताग्र और वायु राशियों का विभिन्न रूपों में अध्ययन किया जाता है, और स्थल रूपों में पर्वत, पठार, मैदानों की उत्पत्ति एवं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन इनके अंतर्गत किया जाता है। चलो इसका परिचय तो जान ले भूगोल का। उसके पश्चात हमारा रूपरेखा में सेकंड टॉपिक था अर्थ, कि भूगोल का अर्थ क्या है। भूगोल अर्थात जियोग्राफी। ठीक है, भूगोल को इंग्लिश में हम जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी कहते हैं। यह यूनान के दो शब्दों से मिलकर बना है। यूनान के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन? पहला अपना भू प्लस गोल। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है भू प्लस गोल। भू का अर्थ होता है हमारा पृथ्वी। भू का शाब्दिक अर्थ होता है हमारा पृथ्वी, और गोल का अर्थ होता है वर्णन करना या लिखना। वर्णन करना या लिखना। ठीक है, अर्थात इन दोनों का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का अध्ययन करना। ठीक है, इन दोनों का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का शाब्दिक अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन करना। ठीक है, देखो ये यूनान से ही भूगोल शब्दों को लिया गया था, जिनका जनक इरेटोस्थनीज है। ठीक है, चलिए भूगोल के अर्थ के पश्चात हम देखते हैं उनकी परिभाषाएं, जो विभिन्न विद्वानों द्वारा भूगोल के भिन्न भिन्न रूपों में दिया गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम कांट महोदय अर्थात वह जर्मन विद्वान है, जो कि उसे उनका पूरा नाम इमैनुअल कांट के नाम से जाना जाता है। उनके अनुसार इमैनुअल कांट ने कहा है कि भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उन भागों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पृथ्वी के उन भागों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मानव निवास हो। ठीक है, उसके पश्चात हम दूसरा विद्वान टॉलमी के अनुसार देखते हैं। टॉलमी ने भूगोल के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है। भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक में दिखाता है। ठीक है, जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में दिखाता है।
उसके पश्चात चलिए इनके परिभाषाओं के पश्चात हम इनके प्रमुख शाखा एवं उपशाखाओं का अध्ययन करते हैं। तो भूगोल को प्रमुख रूप से दो शाखाओं में विभक्त किया गया है। ठीक है, पहला है अपना भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल और दूसरा महत्वपूर्ण शाखा है इनका मानव भूगोल। मानव भूगोल, ठीक है। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण घटकों का अध्ययन किया जाता है जो मानव को प्रभावित करता है। ठीक है, जिनके अंतर्गत भौतिक भूगोल में उनके प्रमुख उपशाखा अर्थात भूगोल के उपशाखाओं का अध्ययन भी करते हैं। जैसे कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत भूगोल की उपशाखा है अपना जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान। ठीक है, इसी तरह अनेक प्रकार के इनके उपशाखाएं हैं। उसके पश्चात हमारा मानव भूगोल अर्थात जो प्रकृति को प्रभावित करता है, अर्थात उनको प्रभावित कर अपना व्यक्तित्व का विकास करता है, उन्हें मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल किया गया है। अर्थात वह प्रकृति को परिवर्तित करने वाली क्रियाओं का अध्ययन इनके अंतर्गत किया जाता है। जो भूगोल के शाखा मानव भूगोल, इनके भी उप शाखाएं बहुत सारे हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ऐतिहासिक भूगोल इनके प्रमुख उप शाखाएं हैं। दूसरा सामाजिक भूगोल, तीसरा सांस्कृतिक भूगोल, और सामाजिक भूगोल के बाद हम राजनीतिक भूगोल, तथा अधिवास भूगोल आदि इन भूगोल के उपशाखाओं के रूप में पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है। प्रमुख शाखाओं के पश्चात हम देखते हैं भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। जिस प्रकार मानवीय गुणों का मतलब मानव का स्वरूप होता है अच्छा बुरा, उसी प्रकार भूगोल का भी स्वरूप कई रूपों में पाया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से इसे दो रूपों में देखा जा सकता है। एक प्राकृतिक स्वरूप और दूसरा मानवीय स्वरूप। दो रूपों में देखा जाता है, प्राकृतिक स्वरूप और मानवीय स्वरूप। इन दोनों से इनके गुणों के आधार पर इनके स्वरूप निर्धारित होते हैं। जैसे कि इन दोनों के क्रिया से एक स्वरूप निर्धारित होता है भूगोल का। पहला, ये वैज्ञानिक स्वरूप में देखा जाता है इसे, अर्थात भूगोल साक्ष्य पर निर्भर रहते हैं। जैसे एक वैज्ञानिक विशेषताएं पाई जाती हैं विज्ञान में, उसी प्रकार भूगोल में भी वैज्ञानिक विशेषताएं देखी जाती है। जैसे किसी पदार्थ का चयन करते हैं, किसी तथ्य का चयन करते हैं, उसके पश्चात उस तथ्य का अध्ययन करते हैं, अर्थात उसके पश्चात उस तथ्य के अध्ययन करने के साथ साथ भूगोल वैज्ञानिक स्वरूप होने के साथ साथ यह कला भी है, अर्थात इन्हें कई वैज्ञानिक कला के रूप में देखते हैं। दूसरा है हमारा भूगोल का जो स्वरूप है कला के रूप में है, नहीं कला का स्वरूप। कला के स्वरूप कैसे देखते हैं? भूगोल में विभिन्न प्रकार के मानचित्र एवं मॉडलों का तैयार करने की विभिन्न कलाओं का उपयोग इनके अंतर्गत किया जाता है, इसलिए इन्हें कला के रूप में भी देखा जाता है। थर्ड है गतिशीलता स्वरूप। ठीक है, गतिशीलता स्वरूप।
अर्थात गतिशीलता स्वरूप का तात्पर्य है भूगोल स्थायी रूप से नहीं है, अर्थात इनमें निरंतर परिवर्तन होता आ रहा है। प्राचीन काल में इनका विकास कम हुआ था, लेकिन आधुनिक काल में इनका विस्तार, इनका विषय व्यापक हो चुका है। अर्थात ये जहाँ पर्वत था वो कभी मैदान था, और अभी रेगिस्तान था, अभी रेगिस्तान है, वो कभी नदी के रूप में बहता रहता था। ठीक है, अर्थात यह निरंतर परिवर्तित होता रहता है। उसके पश्चात यह जटिल स्वरूप के रूप में भी देखा जाता है। जैसे कि जटिल कैसे, अर्थात जटिल स्वरूप अर्थात हम जिस क्षेत्र में, जैसे कि ज्वालामुखी का अध्ययन करते हैं, लेकिन उनका मतलब बोला जाए ज्वालामुखी का अध्ययन करते हैं, लेकिन उसका सटीक ज्ञान हमें नहीं मिल पाता। ज्वालामुखी के अध्ययन अत्यंत जटिल होता है, तथा पृथ्वी के भूगर्भिक जिस उसके अंदर पाए जाने वाले परतों का अध्ययन हम वहां जाकर नहीं कर सकते। तो इस और भूकंपी तरंगों को ज्ञात करना भी अत्यंत कठिन होता है, अर्थात इसे जटिल स्वरूप में भी देखा जाता है। जिस प्रकार हमने भूगोल की प्रकृति का अध्ययन किया, उसी प्रकार भूगोल के विषय क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। अर्थात भूगोल एक वृहद विषय है, इनके प्रमुख दो शाखाएं हैं। ठीक है, इन दो शाखाओं के अंदर हम इनका विषय क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इनके विषय क्षेत्र। ठीक है, विषय क्षेत्रों को दो रूपों में देखा जा सकते हैं। इनके विषय क्षेत्रों को, पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। अर्थात इनको दो क्षेत्रों में अध्ययन करने का कारण भूगोल अत्यंत व्यापक क्षेत्र है, और उसमें प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। पर्टिकुलर सभी क्षेत्रों में देखा जाता है। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम विभिन्न विषयों का अध्ययन इनके अंतर्गत करते हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत पहला देख लेते हैं हम जलवायु विज्ञान। अर्थात जलवायु विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के घटनाओं का अध्ययन मतलब मानसून है, जलधारा है, वताग्र है एवं महाद्वीपीय विस्थापन है, इनके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल के पहले विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम जलवायु विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जलवायु की प्रकृति, उनके विषय क्षेत्र एवं उनके अंतर्गत आने वाले प्रमुख तत्वों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है, इनका समग्र रूप से अध्ययन करते हैं। मौसमों संबंधित जानकारी हम जलवायु विज्ञान के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। दूसरा है अपना भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान में भूगोल के विषय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थात इनके अंतर्गत हम महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति एवं उनके विकास के बारे में अध्ययन करते हैं, और उस महाद्वीप में उत्पन्न पर्वत, पठार, मैदानों का अध्ययन करते हैं, तथा विभिन्न प्रकार के बलों का अध्ययन करते हैं, जिसमें आंतरिक एवं बाह्य बल से प्रभावित होकर प्रमुख प्रकार से मतलब विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत उनके प्रमुख विषय वस्तु के अंतर्गत हम तीसरा समुद्र विज्ञान का अध्ययन करते हैं। समुद्र विज्ञान अर्थात समुद्र विज्ञान के अंतर्गत हम समुद्र में पाए जाने वाले उनके विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति, वहां निवास करने वाले विभिन्न प्रकार के जीव, आवास और उनके वितरण का अध्ययन करते हैं, तथा समुद्र में होने वाली जलधाराओं का अध्ययन, अवताग्र वायु राशियों का अध्ययन समुद्र विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात भूगोल के यह महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके विषय क्षेत्रों में इन्हें शामिल किया गया है। उसके पश्चात है जैव भूगोल। ठीक है, उसके पश्चात भूगोल के विषय क्षेत्रों में जैव भूगोल को शामिल किया गया है। भूगोल के विषय वस्तु में हम जैव भूगोल का अध्ययन करते हैं। जैसे कि जैव भूगोल के अंतर्गत हम पादप भूगोल और जंतु भूगोल को प्रमुखता देते हैं। इनके अंतर्गत हम पढ़ते हैं उनके प्रमुख जैविक एवं अजैविक घटकों का अध्ययन करते हैं, तथा उनके
प्रमुख आवासीय क्षेत्रों एवं पारिस्थितिक तंत्रों का अध्ययन इनके अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके पश्चात हम मानव भूगोल के अंतर्गत भूगोल के विषय वस्तु में क्या क्या शामिल किया गया है उनको देखते हैं। मानव भूगोल उनके अंतर्गत हम अधिवास भूगोल का अध्ययन करते हैं, जिसमें अधिवास भूगोल में हम मानव के ग्रामीण एवं शहरी अधिवासों का अध्ययन करते हैं, उनके वितरण का अध्ययन करते हैं एवं उनके अधिवासों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। विभिन्न प्रकार के अर्थात इनके प्रमुख रूप से इनको फिर दो शाखाओं में डिवाइड किया गया है, एक ग्रामीण अधिवास और ये दूसरा है शहरी अधिवास। ठीक है, अधिवास इन दोनों कैटेगरी के अंतर्गत ही अधिवास भूगोल का अध्ययन किया जाता है। और क्या है, उसके पश्चात हम इसके अंतर्गत हम जनसंख्या भूगोल को शामिल करते हैं। भूगोल के विषय वस्तु में जनसंख्या भूगोल का विशेष स्थान है। इसके अंतर्गत हम जनसंख्या के वितरण, उनके घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, पिरामिड इत्यादि का अध्ययन इनके अंतर्गत करते हैं। और अन्य इनके विषय वस्तु में देखा जाए तो सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल तथा सांस्कृतिक भूगोल को इनके विषय क्षेत्रों में अध्ययन किया जाता है, अर्थात इनका विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इनके विषय क्षेत्रों के पश्चात हम देखते हैं भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, अर्थात भूगोल का विभिन्न विज्ञानों के साथ संबंध है। जैसे कि पहला जलवायु विज्ञान के साथ, उसके पश्चात भू आकृति विज्ञान के साथ, उसके पश्चात हमारा समुद्र विज्ञान के साथ, समुद्र विज्ञान के बाद ऐतिहासिक भूगोल के साथ संबंध, सामाजिक भूगोल के साथ संबंध, ठीक है। उसके पश्चात इनके अंतर्गत और बहुत से विषय हैं जिनके साथ भूगोल का संबंध है, अर्थात जिन विषयों का अध्ययन भूगोल में किया जाता है उन विषयों का अध्ययन अन्य विषयों में भी शामिल किया जाता है, अर्थात यह एक दूसरे के पूरक होते हैं।